देखो क्वेश्चन नंबर 179, एक पीएन जंक्शन दी हुई है यहाँ पे, ओके, और उसमें स्क्वायर वेव यानी स्क्वायर वेव सिग्नल जा रही है, 10 वोल्ट इज अप्लाई। तो यहाँ देखो इस केस में, तो यहाँ से यहाँ 10 वोल्ट क्या है, पॉजिटिव, और डायोड हमेशा फॉरवर्ड बाइस में ही करंट फ्लो करवाती है। तो 5 वोल्ट के लिए तो इसमें करंट जाएगी, और जो नेगेटिव 5 वोल्ट है उसको ये ब्लॉक कर देगी। तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगी, 0 से 5 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा, ये वाला। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, विच लॉजिक गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। यहाँ ए है, यहाँ नॉट गेट है, तो ये इनपुट क्या हो गई, ए बार। बी है नॉट गेट, तो ये क्या हो जाएगी, बी बार। अब ये गई किसमें, और गेट में गई, तो क्या होती है, ए बार और प्लस बी बार। अब यहाँ पे क्या लगी, नॉट, तो नॉट गेट बन गई, तो इसके ऊपर नॉट लगा दिया। तो इसके लिए क्या होता है, ए इंटू बी, और ए इंटू बी क्या होता है, एंड होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, एंड गेट। देखो अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो 3 वी नॉट है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ई वी नॉट। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, इस स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगी, 3 ई वी नॉट। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है टोटल एनर्जी यानी एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन यानी एच सी बाई लैम्डा नॉट। ये हो गई इक्वेशन 1। अब कह रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट हो जाएगी जब वेवलेंथ डबल हो जाए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गई वी नॉट यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी अब हो जाएगी ई वी नॉट, और वेवलेंथ डबल एच सी बाई 2 लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। करेक्ट। तो हमारे को क्या निकालना, लैम्डा नॉट निकालना है। तो इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, इसको एलिमिनेट करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये प्लस हो जाएगी, ये हो गई 0। तो ये एच सी बाई लैम्डा और ये 3/2 एच सी बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगी माइनस 0.5 एच सी बाई लैम्डा, और ये एच सी बाई लैम्डा 3 एच सी बाई लैम्डा नॉट माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, तो ये हो जाएगी प्लस एच सी बाई लैम्डा नॉट और 2। तो इसको इस साइड लेके आएंगे, एच सी को निकाल देंगे, और ये हो जाएगी 0.5 एच सी बाई लैम्डा, और ये हो गई 2 एच सी बाई लैम्डा नॉट। एच सी और एच सी रिमूव हो गई, तो जो लैम्डा नॉट है वो हो जाएगी लैम्डा बाय 0.5, 2 बाई लैम्डा नॉट। तो ये हो जाएगी बेसिकली 1, यानी ये हो गई 4, यानी लैम्डा बाय 4 हो जाएगी। डायरेक्ट में लिख रहा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगी लैम्डा बाय 4। ओके, क्योंकि 0.5 हम क्या बोलते हैं, 1/2, 2 क्या हो जाएगी 4। तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 4 लैम्डा हो जाएगी। एक सेकंड, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक, हाँ 4 लैम्डा हो जाएगी। लैम्डा नॉट इधर आएगी और ये दोनों हो जाएगी। अभी देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है वो h बाई टी होती है, तो एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो यहाँ पे लैम्डा और डी के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, रेसिप्रोकल का ग्राफ है ये। क्वेश्चन नंबर 177, यहाँ पे क्या कह रहा है, थर्ड ऑर्बिट है तो n इक्वल टू 3 हो गई। हीलियम आयन है, मतलब ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन एटम नहीं है। यूजिंग अ नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज v z इक्वल टू 2 h प्लस। ओके, तो आप ना डायरेक्ट स्पीड का फॉर्मूला यूज करो, वी एन इक्वल टू वी नॉट, और आई थिंक यहाँ z बाय n होती है। ओके, तो वी नॉट जो है वो याद रखो क्या होती है, 2.188 समथिंग यानी 2.19, और इंटू हो जाएगी 10⁻⁶। और z यहाँ पे एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम कितनी होती है, 2 होती है, और n कितनी है, 3। ओके, तो ये हो जाएगी 3 से 7 और 3, मैंने जानबूझ के 9 लिया ताकि ये 3 से कैंसिल हो जाए। ओके, तो यहाँ पे 0.73 इंटू 2, 2 3 6, 2 7 40, 1.46 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आपको जेट वगैरह में नहीं फंसना है, बहुत टाइम लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 178, द रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस इज टेकन टू बी दिस, देन रेडियस ऑफ दिस न्यूक्लियस इज नियर। ओके, तो देखो r इक्वल टू r नॉट a⁻1/3 होता है, तो r1 बाय r2 इक्वल टू a1 बाय a2⁻1/3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ एल्यूमिनियम को r1 से लूंगा और टेरेनियम को r2 से लूंगा। तो इसकी मास नंबर एल्यूमिनियम की 27 है, तो यहाँ डालो 27, और इसकी है 125 और इसकी जो रेडियस है वो r_a_l है, r1, तो r2 निकालनी है। तो ये हो गई r_a_l बाय r2 इक्वल टू 3/5, तो r2 इक्वल टू 5/3 r_a_l, 5/3 सेकेंड हो जाएगी। तो देखो पहला केस कह रहा है आर रेजिस्टेंस है, एसी सोर्स से कनेक्टेड है, तो इसकी जो पावर ड्रॉ करेगी रेजिस्टेंस वो हो जाएगी पी, यानी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर। इतनी हो जाएगी पावर, क्योंकि जेड अभी आर है, इंपिडेंस अभी आर है। लेकिन जब आप इंडक्टर कनेक्ट कर दोगे इस रेजिस्टेंस के साथ, तो इंपिडेंस क्या हो जाएगी, इंपिडेंस हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गई इंपिडेंस। तो अब जो पावर हो जाएगी इसमें पी स्टार इस सर्किट में, वो होगी वी आर एम एस, वो बेसिकली होती है आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं वी आर एम एस बाई जेड, तो ये हो जाएगी वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन जेड, और ये हो गई कॉस फाइव, एंड कॉस फाइव होती है आर बाय जेड। तो जो पी स्टार हो गई वो हो गई वी आर एम एस स्क्वायर इंटू आर बाय जेड स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे हम
वी आर एम एस स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं, पी इंटू आर। ओके, इससे तो वी आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, पी इंटू आर। तो ये हो जाएगी पी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर बाई जेड स्क्वायर। करेक्ट। तो जो हमारा पावर हो गया वो हो गया समथिंग नॉट एडिंग अप। हाँ, तो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। ओके, तो मैं कुछ इस तरह से, यहाँ नीचे आर और ऊपर भी आर, तो ये हो गई पी आर एम एस स्क्वायर बाय आर, इसको पावर बोलेंगे और ये हो जाएगी आर स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर। तो पी आर बाय जेड का होल स्क्वायर। अब ये परफेक्ट आ गया अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इस सवाल में देखो मोमेंटम क्या होती है, एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। अगर कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल कर रही है तो इस केस में मोमेंटम हमारा ई बाई सी है, लेकिन अगर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो मोमेंटम हमारा क्या हो जाता है, 2 ई बाई सी, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम लेना पड़ेगा। ओके, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इस सवाल में देखो क्या कह रहे हैं, फॉर ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, diffraction is produced by a single slit whose width a is much greater than the wavelength, okay, of light. If d is the distance of the screen from the slit, the width of the central maxima. तो central maxima का width हमेशा पता है हमारे को 2 lambda d by a होगा, है ना। ये है lambda d by a ऊपर, फर्स्ट मिनिमा तक की डिस्टेंस नीचे, तो ये हो जाएगी 2 lambda d by a फर्स्ट। देखो यहाँ पे डबल स्लिट है और कह रहा है यहाँ पे 10 जो मैक्सिमा होगी उसकी फ्रिंज विड्थ निकालनी है। तो सिंगल फ्रिंज विड्थ क्या होती है सॉरी, लैम्डा डी बाई डी। तो 10 मैक्सिमा के लिए फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, 10 लैम्डा डी बाई डी। कह रहा है ये जो फ्रिंज विड्थ है 10 मैक्सिमा की वो बराबर है सिंगल स्लिट की सेंट्रल फ्रिंज विड्थ के। तो क्या हो जाएगी 2 लैम्डा डी बाई ए। यहाँ पे स्लिट विड्थ कितनी है, ए स्लिट के बीच की सेपरेशन कितनी है, डी। लैम्डा डी कैंसिल, 2 से ये 5, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, डी बाई 5। तो डी हमारी कितनी है, 1 mm है क्वेश्चन में, बाई 5 तो 0.2 mm। आंसर क्या हो जाएगी फर्स्ट। इस सवाल को देखो तो एक प्रिज्म है जिसकी रिफ्रैक्टिव एंगल ए है और इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो cot a बाई 2 है। तो हमारे को एंगल ऑफ डेविएशन निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 डेविएशन बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। cot a बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। मैंने लिख दिया साइन ए बाई 2 कैंसिल हो गई, तो यहाँ रिमेनिंग ये आ गई। अब cos a बाई 2 को आप लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होती है। तो बस यहाँ भी साइन a प्लस डेल्टा बाई 2 इक्वल टू दिस थिंग, सॉल्व करोगे तो डेल्टा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 आ जाएगी। हमारे को फोकल लेंथ निकालना है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ। यहाँ पे एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, बीच में ऑयल डाल दिया, यानी ये कॉन्केव लेंस बन जाएगी। तो हम पहले इसका फोकल लेंथ निकालेंगे और इसका दोनों का सेम ही होगा। तो पहले एक का निकालते हैं। तो क्या होता है 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस R2। तो ये हो जाएगी 1 बाई एफ, म्यू कितनी है 1.5 माइनस 1 कितनी हो जाएगी 0.5, 1 बाई R1। तो इसका जो R1 है वो इन्फिनिटी हो जाएगी, 1 बाई इन्फिनिटी माइनस इसका जो R2 है वो माइनस R हो जाएगी, यानी माइनस 20 हो जाएगी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है। तो 1 बाई एफ इक्वल टू हो जाएगा 1.5 अपॉन 1 बाई 20। तो ये हो गई 1 बाई 2 दैट इज 1 बाई 40। तो जो फोकल लेंथ आ जाएगी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की वो आ जाएगी 40 और इसकी भी 40। अब हमारे को कॉन्केव लेंस की, तो 1 बाई एफ इक्वल टू सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए हो जाएगी 1.7 माइनस 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी कितनी है 1.7 है। तो 0.7 हो गई 1 बाई R1। तो ये R1 नेगेटिव होगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई R, और ये पॉजिटिव होगा तो माइनस 1 बाई R। तो बेसिकली ये हो गई 1 बाई एफ इक्वल टू माइनस 0.7 बाई R इंटू 2 दैट इज एफ इक्वल टू हो गई माइनस R बाई 1.4, और R कितनी है 20, तो माइनस 20 बाई 1.4। इसको निकालेंगे 2 से 7, 2 से 100, माइनस 100 बाई 7। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, तीनों की रेसिप्रोकल की फोकल लेंथ हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ये हो गई 1 बाई 20, ये 1 बाई 20 1 बाई 20, तो 1 बाई 20 प्लस 1 बाई 20, तो माइनस क्या हो जाएगी इसका उल्टा माइनस 7 बाई 100। तो यहाँ 100 हो गया, 25 जो 5 प्लस 5, और ऑलरेडी मैंने माइनस ले लिया, फिर लिखने की जरूरत नहीं है, और ये माइनस 7। तो 5 प्लस 5 10, 10 माइनस 7 हो जाएगी 3 बाई 100। तो 3 ओके, तो सब कुछ सही है, बस एक चीज मैंने मिस्टेक की है, इसकी फोकल लेंथ मैंने 20 ले रखी, 40 है। ओके, तो ये हो जाएगी 40 और 40, तो बेसिकली ये हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 बाई 20 हो जाएगी। ओके, तो 100 हो जाएगा, यहाँ पे 5 माइनस 7 2 50 हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे ये वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है, अपने को यहाँ पे ईएमएफ निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट लगेगा। ईएमएफ क्या होती है,
बी वी एल, ओके, इसमें और इसमें। तो इसके लिए हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, और आर कितनी डिस्टेंस है, ये है आर, तो क्या हो जाएगी आर एक्स माइनस ए बाई टू, और इसके लिए आर क्या हो जाएगी एक्स प्लस ए बाई टू। तो पहले इसमें जो ईएमएफ होगा ये हो गई बी, और ये हो गई वी वेलोसिटी, और ए हो गया एल, क्योंकि स्क्वायर है तो ये भी ए होगा, माइनस सिमिलरली बी वी एल। तो यहाँ से यहाँ तक हो गई मैग्नेटिक फील्ड फॉर सेकंड, और ये वी और ये एल कॉमन ले लेंगे, अपने को ये बचेगा, और बाद में सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा। इससे पता चलता है जो ईएमएफ है, क्योंकि ये सारी क्या है कांस्टेंट है, तो ईएमएफ प्रोपोर्शनल है 1/2x माइनस ए इंटू 2x प्लस ए। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन n रोटेशन पर सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई n, टाइम पीरियड क्या हो जाएगी 1/n, ओके। तो करंट कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम, तो ई अपॉन टाइम पीरियड करंट होता है, तो आई इक्वल टू हो जाएगी ई एन, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है म्यू नॉट आई बाई 2r, तो म्यू नॉट आई की जगह ई एन लिखेंगे अपॉन 2r, म्यू नॉट एन ई अपॉन 2r, ये हो जाएगा। सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, देखो अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, मान लो वी दे रहे हो, ओके, तो ये यहाँ वी बाई टू हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ भी हो जाएगी वी बाई टू। अगर रेजिस्टेंस सारे सेम सेम है, नहीं है सेम, अब प्रॉब्लम होगा, एक सेकंड। तो क्या है, ए के पास रेजिस्टेंस आर है, और 1.5 आर इसके पास है, और यहाँ कितनी है 3 आर है, तो ये दोनों मिलकर कितनी रेजिस्टेंस हो जाएगी, आर ही होगी। तो ये कंबाइंड नेटवर्क की रेजिस्टेंस कितनी है, आर है, तो ये वोल्टेज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ वी बाई टू होगा, और इसमें क्या हो जाएगी वी बाई टू। अब ये दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा, यहाँ भी वी बाई टू और यहाँ भी वी बाई टू, तो आंसर तीनों का सेम होगा, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, समझ। नेक्स्ट कह रहा पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ ऑफ 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 8 ओम, the resistance that must be connected to series with the wire and energy source of EMF 2 volt so as to get a potential gradient of 1 millivolt per centimeter on the wire। पोटेंशियोमीटर तो सिलेबस में है नहीं, इसको करने का भी कोई मतलब बनता नहीं है। 162 the electric field in a certain region is actually acting radially outward and is given by this: a charge contained in sphere of radius a centered at the origin ऑफ द फील्ड विल बी। काफी सिंपल है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ए क्यू बाई आर स्क्वायर, आर यहाँ कितनी है ए स्क्वायर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ए, ठीक है। तो हम क्यू को क्या लिख सकते हैं, ए क्यू बाई के, और 1/k होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू, यही हो जाएगा आंसर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। तो काफी आसान है। तो 154 देखो क्या कह रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये एक पाथ है ए बी सी, और दूसरी पाथ है डायरेक्ट ए से सी। तो ए बी सी पाथ और ए सी पाथ में क्या चीज सेम होगी, जो डिफरेंस इन इंटरनल एनर्जी है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो सेम होगी। यानी क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इक्वल टू W1 माइनस W2। जब भी ऐसा केस हो, Q1 क्या होता है टोटल हीट सप्लाइड जब आप ए बी सी पाथ को लोगे, और Q2 क्या है टोटल हीट सप्लाइड जब ए सी पाथ को आप लोगे। तो ए बी सी पाथ में टोटल हीट कितनी है, देखो इन द प्रोसेस ऑफ ए बी 400 जूल ऑफ हीट इज एडेड, तो यहाँ से यहाँ 400 जूल डाला तो द सिस्टम, एंड इन द प्रोसेस ऑफ बी सी 100 जूल, तो टोटल कितनी हो गई Q1 500 हो गई। द हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस ए सी, तो Q2 हमारे को फाइंड आउट करना W1। इस प्रोसेस में वर्क डन कितनी होगी, यानी जब आप ए से बी, बी से सी में जाओगे, ए से बी में जो वर्क डन है वो 0 होगी क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, और बी से सी में वर्क डन इसके नीचे की पूरी एरिया, इसके नीचे की पूरी एरिया क्या हो जाएगी 4 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगी 2 इंटू 10⁻³ इंटू ये वाली लेंथ 6 इंटू 10⁴, 6 इंटू 10⁴, कितनी वर्क हो जाएगी ए बी सी के। अब इसके लिए कितनी वर्क हो जाएगी, तो ये पूरी वर्क जो है, एक सेकेंड ध्यान दो, तो इसके लिए जो वर्क हो जाएगी इस पार्ट के लिए, इसके नीचे की ये पूरी एरिया, ओके। और ये क्या है, ये है एक ट्रेपीजियम, ओके। तो ट्रेपीजियम की एरिया निकालेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये हो गई और ये हो गई, तो 6 + 2 8/2 यानी 4 इंटू 10⁻, कितनी हो जाएगी 4, ओके। और फिर इंटू हाइट है 2 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगी 4 इंटू 10 40, ये हो जाएगी 12 इंटू 120 माइनस 40, ये हो गई 80, तो Q2 हो जाएगी 500 माइनस 80 400, सॉरी यहाँ पे मैंने 8 लिखना था 6 + 2, तो मैं 4 लिख दिया हूँ, ये 4 हो जाएगी 4 इंटू 10⁻⁴, और ये हो जाएगी
तो ये हो जाएगी 80 और ये हो जाएगी 40, तो 460 आ जाएगा। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो होता है वो होता है Q2/W, और दूसरा फॉर्मूला होता है इसका, मुझे सही से याद है, 1 माइनस ईटा बाई ईटा। ओके, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, यानी 1 माइनस ईटा बाई ईटा Q2/W, तो आंसर आ जाएगी Q2 इक्वल टू क्या आ जाएगी, वर्क इन, हमारे को क्या निकलना है Q2 ही ना, हाँ, वर्क इंटू 1 माइनस ईटा बाई ईटा। वर्क कितनी दी हुई है 10, 1 माइनस ईटा क्या हो जाएगा, देखो ईटा है 0.9, 0.1 सॉरी 0.1, तो 1 माइनस ईटा 0.9 और ईटा हो जाएगा 0.1, तो 90 जो, इसकी आंसर हो जाएगी 90 जो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 mole of an ideal diatomic gas undergoes a transition from A to B along path AB is shown in the figure. The change in internal energy of the gas during the transition. तो यहाँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला NCV डेल्टा T होता है। ओके, और N क्या है 1 मोल है, और CV जो होती है ये कौन सा केस है उस पर डिपेंड करता है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो CV जो होती है 1 मोल ऑफ आइडियल डायटोमिक गैस है, तो इसके लिए हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा 5। ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 5/2 R CV। ओके, और ये डेल्टा T तो हम डेल्टा T ही लिखेंगे, तो ये हो गई 5/2 NR डेल्टा T। ओके, तो R डेल्टा T, तो याद रखो PV इक्वल टू क्या होता है NRT, है ना, तो यहाँ पे 5/2 यहाँ पे लिख सकते हैं P1V1 माइनस P सॉरी P2V2 माइनस P1V1, P2V2 माइनस P1V1। ओके, तो ये हो जाएगी 5/2, क्योंकि RT को क्या लिख सकते हैं RTF, है ना, माइनस RTI, और RT क्या होती है PV इक्वल टू NRT, बराबर है, तो ये हो गई और ये हो गई। अब P2V2 देखो, यहाँ पे है 2 और 6, 2 6 12 और 12,000, ये हो जाएगी 12 माइनस 5 4 20, और ये हो जाएगी 10⁻3, तो ये हो गई -8 -40 -2 इंटू 10⁻3 -20 किलो सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 देखो, जब सुपरपोज करेंगे तो y1 प्लस y2 हो जाएगी, यानी A साइन ओमेगा टी प्लस B कॉस ओमेगा टी हो जाएगी। अब इन दोनों के फेज बीच में फेज डिफरेंस कितनी है 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ साइन है और यहाँ कॉस, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगी √a² प्लस ba²। 157 का फॉर्मूला ये होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो एडियाबेटिक रेशियो होती है, और यहाँ f की वैल्यू n दी हुई है। 159 काफी आसान है, ओमेगा a² माइनस x² अंडर रूट होती है वेलोसिटी। इस फॉर्मूले का यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है क्लोज्ड पाइप की होती है स्पीड अपॉन 4 टाइम्स लेंथ। अब कह रहा है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एक क्लोज पाइप की जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ओके करेक्ट, और वो इक्वल है सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन मतलब होता है थर्ड हार्मोनिक, मतलब 3 इंटू V ओके अपॉन 2L। ओके, तो हमारे को ये दोनों इक्वेट कर देनी है, V और V कैंसिल हो जाएगी, तो जो L मिलेगा वो 4 3 12L/2 यानी 6L मिलेगा। तो जो L मिलेगा 6 इंटू कैपिटल L 120 सेंटीमीटर मिलेगा। तो लर्न करने वाली चीज क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी ओपन पाइप की वो होती है V/2L, ठीक है ओके। और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसी को फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, जीरोथ ओवरटोन, यानी सेकंड के लिए Fn के लिए क्या हो जाएगी NV/2L, ये हो गया nth हार्मोनिक और n-1 ओवरटोन। समझ में आया? क्लोज पाइप के लिए सब कुछ कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, लेकिन V/2L हो जाएगी। ये हो गई फर्स्ट हार्मोनिक यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो बहुत ही सिंपल है, जब इसको V वोल्टेज से चार्ज करोगे तो इसके ऊपर टोटल चार्ज होगी Q इक्वल टू CV। बैटरी को निकाल लोगे और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो भी चार्ज कंजर्व ही रहेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से दोनों के ऊपर सेम चार्ज होंगे। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। अब ध्यान देना, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C0 है, C इक्वल टू C0, और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाला तो इसलिए इसकी कैपेसिटेंस K इंटू C0 हो गई। इस कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होगी हाफ CV² होगी, और इस कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी होगी हाफ K² अपॉन C होगी, दैट इज K/C0 होगी। तो मैंने ये लिखा, और Q को क्या लिख सकते हैं C0 इंटू V, तो C0 इंटू V, C0 का स्क्वायर V का स्क्वायर, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो फाइनली आ जाएगी हाफ C0 V² बाई K, यानी पहले जो एनर्जी थी उसको K से डिवाइड करेंगे तो न्यू एनर्जी मिलेगी, यानी एनर्जी क्या हो गई K टाइम्स कम हो गई। ये भी बराबर है, जो चेंज इन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी हाफ CV² इंटू 1/K माइनस 1, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। और ये भी बराबर है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीजेस
के टाइम्स, क्योंकि एनर्जी के टाइम्स डिक्रीज हुई है तो पोटेंशियल भी उतनी के टाइम डिक्रीज होगी। तो रॉन्ग स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ फोर्थ है। तो आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ, क्योंकि हमारे को इनकरेक्ट चूज करना।